का ये कार्यक्रम असम भारतीय जनता पार्टी का 2016 का जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए जो विजन डॉक्यूमेंट दृष्टिपत्र तैयार किया है, कविंद्र पुरस्कार जी के नेतृत्व में एक कमेटी थी। अलग अलग सदस्यगणों ने हर प्रकार से जनता के साथ एक चर्चा किया। There was a wide consultation. There was an Assam dialogue which was conducted in person and through the digital medium, and a lot of suggestions have come. इस कमेटी ने फिर बैठकर एक ड्राफ्ट बनाया जिसको कि पार्टी ने स्वीकृति दी है। और ये 2016 से 2025 तक असम का रोड मैप क्या हो, ये उसका एक विजन डॉक्यूमेंट है। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी असम राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई थी। हम लोग 7 लोकसभा की सीट जीते और विधानसभा की सीटों में भी बहुमत सीटों पर हम लोगों को विजय प्राप्त हुई थी। लेकिन हम लोगों का ये स्पष्ट मत था कि 2016 का ये चुनाव जो लगातार पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस की एक विफल सरकार यहां चल रही है, अ फेल्ड गवर्नमेंट, इसको पराजित करने का, उखाड़ फेंकने का ये ऐतिहासिक अवसर है। और इसलिए असम का राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व करने वाले जितने संगठन हैं जो कांग्रेस विरोधी हैं, उनको एक मंच पर लाना और उस एक मंच के माध्यम से, गठबंधन के माध्यम से असम में एक परिवर्तन लाना, इस दृष्टि से यह चुनाव लड़ा जा रहा है। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि केवल हम लोग जीतेंगे नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी मात्रा में दिस अलायंस लेड बाय द बीजेपी विल हैव अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन दिस इलेक्शन। और एक प्रकार से शासन बदलने का जो मूड है वो दिन प्रतिदिन जैसे कैंपेन बढ़ रहा है उसके साथ कंसोलिडेट होता चला जा रहा है। 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो अभी तक चुनाव के अंदर उभर कर सामने आए। देयर आर 5 फैक्टर्स विच आर क्लियर। First is that there is a desire for a change which is sweeping the state. परिवर्तन की एक लहर पूरे स्टेट में चल रही है। दूसरा, असम की जनता अब नारों से तंग आ चुकी है और उसको जमीन के ऊपर विकास हो, that Assam must also grow to its potential. There is a desire for growth. और ये जो एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स है और एस्पिरेशनल डिजायर है, ये सबसे अधिक, और ये तीसरा मत है, यहां के नौजवानों में स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ रही है। हमारा जो गठबंधन है
उसकी जो कोर स्ट्रेंथ है वो इस वक्त यहां का नौजवान, यहां का यूथ बन गया है। एंड द यूथ इज लीडिंग दैट कैंपेन फॉर अ चेंज। दो और फैक्टर हैं जिसमें मैं स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि द विड्थ ऑफ द अलायंस दैट वी हैव स्टिच्ड अप, जो एक बहुत ब्रॉड बेस्ड गठबंधन हम लोगों ने बनाया है, उस गठबंधन की क्षमता एक दूसरे साथियों को वोट ट्रांसफर कराने की भी है, और उसका जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड है और जिस सामाजिक वर्गों का, राजनीतिक वर्गों का वो प्रतिनिधित्व करता है, वो अपने आप में इस जीत को दिलाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और पांचवा एक स्पष्ट कारण यह भी है कि हमारा जो नेतृत्व है, चुनाव हम सर्बानंद जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। देयर इज अ फ्रेशनेस अबाउट हिज लीडरशिप, एक बहुत बड़ा आकर्षण भी है। और उसके साथ साथ हमारे जितने अन्य नेता हैं, जिनमें से कई मंच पर मेरे साथ हैं, हमारे सांसद हैं, अन्य नेता हैं, वी हैव अ गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप कंपेयर्ड टू द कांग्रेस पार्टी। और ये सभी फैक्टर्स जो हैं इस चुनाव में हम लोगों को, जैसा मैंने कहा, कि एक बहुत बड़ी एक लैंडस्लाइड जीत दिलवाएंगे। शायद हेमंत जी को पार्टी अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ कार्यक्रम में जाना है, तो आप हेमंत जी निकलिए कार्यक्रम में। मैं केवल कुछ 4-5 बिंदु इस विजन डॉक्यूमेंट को एक बता देता हूं, फिर हमारे जो साथी जिन्होंने तैयार किया है वो इसके ऊपर ज्यादा स्पष्टता से बतलाएंगे। इस विजन डॉक्यूमेंट में सिक्योरिटी, सुरक्षा, एक बॉर्डर प्रोविंस होने के नाते और नॉर्थ ईस्ट की एक पिवटल स्टेट होने के नाते उसके ऊपर काफी बड़ा एम्फेसिस है। और इस राज्य की सरकार और शासन व्यवस्था टेररिज्म और इंसर्जेंसी के खिलाफ अपनी पूरी व्यवस्था बनाकर रखे, इसकी आवश्यकता है। उसके ऊपर चैप्टर्स हैं। बहुत बड़ा एम्फेसिस हमारा भारतीय जनता पार्टी का घुसपैठ, इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ है। हमारा यह स्पष्ट मत है कि कांग्रेस ने पिछले कई दशकों में इन्फिल्ट्रेशन की कल्पना को स्वीकार किया, उसको इनकरेज किया, उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाए, क्योंकि वो चाहते थे कि इन्फिल्ट्रेशन उनको एक वोट बैंक के रूप में सुविधा प्राप्त दे, और इसलिए बॉर्डर को पूर्ण रूप से सील्ड रखना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉरेनर्स, उसकी एक मजबूत व्यवस्था बनाना, इसके ऊपर चैप्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि पूर्वोत्तर में और आसाम में एक बहुत बड़ी चुनौती है, हाईवेज के संबंध में, ग्रामीण सड़कों के संबंध में, रेलवेज के विस्तार के संबंध में, यहां की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए, एयरपोर्ट्स के संबंध में पूरा चैप्टर है। असम के पास एक बहुत बड़ा यूथ रिसोर्स है, इसलिए प्रांत के अंदर एक नेटवर्क ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाना, जॉब क्रिएशन, इंडस्ट्री, सर्विसेज, एग्रीकल्चरल, स्किल डेवलपमेंट, इसके ऊपर एक एम्फेसिस है। हाउसिंग,
प्रांत में इनकरेज हो, इसके ऊपर एक कल्पना है। बराक वैली के विकास को लेकर एक पूरा चैप्टर है। टी गार्डन की लेबर और उनके संबंध में जो हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन की सुविधा वहां आए, उसके संबंध में एक चैप्टर है। वाटरवेज का कैसे प्रयोग होगा, हेल्थ केयर, अर्बन डेवलपमेंट, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, शासन व्यवस्था के लिए जितने भी महत्वपूर्ण विषय है उसको लेकर पूरा इस विजन डॉक्यूमेंट में एक रोड मैप बताया गया है। इसकी डिटेल प्रेजेंटेशन अभी आपको दी जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि कैंपेन अब अपने अंतिम चरण में जा रहा है फर्स्ट राउंड चुनाव के लिए, और आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर के कई नेता यहां पर कैंपेन अभियान के लिए आएंगे, और ये जो इम्पेटस इसको मिलेगा कैंपेन को, निश्चित रूप से इस प्रांत में एक बहुत बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन लड़ रहा है उसकी होगी। जेटली जी, असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई अक्सर आरोप लगाते हैं कि असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई अक्सर आरोप लगाते हैं कि केंद्र असम के साथ अन्याय कर रहा है, विशेष दर्जा काट दिया गया, कई योजनाओं में राशि कम दी गई। आप केंद्रीय मंत्री भी हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता के अलावा, तो इस पर पूरी स्थिति स्पष्ट करिए। क्या सही में विशेष दर्जा काट दिया गया है या योजनाओं की राशि कम दी जा रही है, अन्याय किया जा रहा है? मैं इस पे स्पष्ट कर दूं, केंद्र हर राज्य को कितने साधन देता है ये केंद्र सरकार तय नहीं करती। इसकी एक संवैधानिक व्यवस्था है, और वो संवैधानिक व्यवस्था है 14 फाइनेंस कमीशन। हर 5 साल के लिए कितनी असिस्टेंस आएगी ये फाइनेंस कमीशन तय करता है। एनडीए की सरकार आने के बाद 14th फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें लागू हो रही हैं, और उस 14th फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों में जिन राज्यों को लाभ हुआ है, और वो मैं लाभ बतला देता हूं आपको, उसमें से असम एक है। 2010 से 2015 तक असम को कितना मिला 13th फाइनेंस कमीशन में जब कांग्रेस की सरकार थी, और 2015 से 2020 तक 14th फाइनेंस कमीशन में जब एनडीए की सरकार है कितना मिलेगा। ये दोनों अवधि काल में टैक्स डेवल्यूशंस और ग्रांट्स जो स्टेट से सेंटर से मिलती हैं, द डिफरेंस, द इंक्रीज इज 148%। और अगर आपको एक्चुअल फिगर चाहिए तो 13th फाइनेंस कमीशन में टैक्स डेवल्यूशन और ग्रांट्स में असम को 57,854 करोड़ मिला, और इस 5 साल में ये बढ़ के हो जाएगा 1,43,239 crores. So the increase is 148%. So अगर 100 मिलता था तो अब 248 मिलेगा। अब उनको
Does the Chief Minister want to go back to the 13th Finance Commission figure? Obviously not. That's not in the interest of the state. जो राज्यों को 32% मिलता था टोटल टैक्स डेवोल्यूशन का, इंडिपेंडेंस के बाद सबसे अधिक इंक्रीज इस बार हुआ, उसको 10% इंक्रीज करके 42% कर दिया। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स में स्पेशल स्टेटस वाली स्टेट्स को मिलता था 90-10 और अन्य को मिलता था 70-30। फाइनेंस कमीशन के बाद अब वो स्टेटस की बात नहीं करते, लेकिन नीति आयोग ने तय किया कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए 90-10 का फॉर्मूला ही चलेगा अधिकतर योजनाओं के लिए। So not only the amount has increased during the entire period of the 14th Finance Commission, but the Niti Aayog has granted और नीति आयोग की जो ग्रांट थी वो एक चीफ मिनिस्टर्स कमेटी के रिकमेंडेशन पे थी। अन्य राज्यों को 60-40 शेयरिंग होगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और कई राज्य जो थे हिल स्टेट्स वगैरह, उनको 90-10 होगा। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट की सभी स्टेट्स, मतलब कुछ स्टेट्स जहां फॉरेस्ट कवर वगैरह जो फाइनेंस कमीशन का आधार है, और ये फाइनेंस कमीशन तय करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं तय करती। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को गुमराह करना बंद करें। अ फेल्ड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फाइंड एक्सक्यूजेस वेयर नन एग्जिस्ट। मुख्यमंत्री जी ने कल ये भी इल्जाम लगा, उन्होंने कहा बीजेपी जो बंगाली भाषी लोग हैं उनको स्टेट से जो है वो नहीं रहना चाहती और उनको भगा देगी, इस तरह का आरोप लगाया बीजेपी। देखिए, कांग्रेस ने आरंभ से जो नीति बनी, इस स्टेट का जो चरित्र था, उसको पॉपुलेशन का, जिसको डेमोग्राफिक कैरेक्टर कहते हैं, वो इन्फिल्ट्रेशन के माध्यम से उसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया है। और जो डेमोग्राफी में चेंज आया है वो कांग्रेस की उस रणनीति की वजह से आया है। जो उन्होंने आरोप लगाया है बांग्ला भाषियों के संबंध में, बिल्कुल बेबुनियाद है। उन सब की पूर्ण रक्षा हमारी सरकार करेगी। Uninterrupted 24/7 household, 24/7 electricity to every household in Assam. So what will be the sources? Are you indicating the big dams, and what your stand on that? You see, you should appreciate one fact, that today there is a need for every state to improve its generation. But in the last 2 years, the policies that the central government has followed, one of our problems today is that we have surplus power. In fact, the state electricity boards, some of them are not in a position to even accept the power which is available with surplus. So India is today, as per its requirements, already a power surplus state. So the sources of power is not a difficult. And a state like Assam, which has so many rivers, obviously its power potential from renewable energy as also from hydel has to be fully exploited. जेटली जी, पिछले लोकसभा में आपने महंगाई को काफ़ी नारा दिया और
कहा कि महंगाई काफी बढ़ गई है, उस मुद्दे को काफी आपने उछाला। उसके बाद जो है आपने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन इसमें विजन डॉक्यूमेंट में जो है आप महंगाई कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। देखिए मेडिसिन की जो कीमतें जो है काफी जो है बढ़ गई है, तो ये क्या माना जाए, बीजेपी के लिए अच्छे दिन आए हैं या आम जनता के लिए भी अच्छे दिन आए हैं? आप पहले अपने तथ्य करेक्ट कर लीजिए। पिछले 16 महीने से होलसेल प्राइस इंडेक्स इस देश का नेगेटिव में है, और ये पिछले 68 साल में आज तक नहीं हुआ था। लेकिन रिटेल प्राइस तो वैसे अभी भी वैसे ही है। ऐसा नहीं है। जब कांग्रेस पावर छोड़कर गई थी तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 11 और 12% की वृद्धि के ऊपर था, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2 और 5% के बीच में पिछले 2 वर्षों में रहा है, जो 11 और 12% पे था जब कांग्रेस की सरकार थी। वो किसी भी स्टेज पर 6% को भी क्रॉस नहीं कर पाया है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स जब से 22 महीनों से मोदी जी की सरकार है, 16 महीनों से नेगेटिव में है। So there was a press release which was sent out yesterday by the Ulfa Independent, which accused your CM candidate Mr. Saravanan Sonwal of some secret killing. Yes, High Court did acquit him in 2012, but these are kind of allegations coming in right now. Well, I'd rather believe the High Court than the Ulfa. So, but do you think it will have an impact on the elections? Well, you have a judicial verdict of the highest court of the state. एक मेजर इशू जो Sir, this side. Yesterday, Congress Party released its poll manifesto, where their main thrust was employment generation. And Assam, as you also mentioned in the vision document, that is a huge chunk of unemployed youths are there. So Congress promised to give 10 lakhs jobs in the next 5 years, and at least one members getting jobs or job opportunities from every family. My question is, sir, why BJP is not mentioning any figure in the job generation paragraphs, and there is no mention of any figure or any concrete evidence in that thing? You see, what is the credibility of a number given by a government which failed to give a boost to the Assamese economy for the last 15 years? But what is BJP's plan? How many youths are you going to give employees? I tell you, we have any roadmaps ahead? we have actually spoken in terms of various avenues, where in certain segments of industry, because Assam in some areas is oil and mineral rich, services, information technology, educational network, self-employment, skill development. So there's a whole chapter in this vision document where we are speaking in terms of empowering the youth through the economy. Sir, one of the major issues. Well, according to me, the number will depend on the overall growth pattern of the whole economy, because it is unnatural to predict a number, but our track record at economic management of the country is much better. মাত্ৰ দুটা প্ৰশ্ন সুধিব কাৰণে মই অনুৰোধ কৰি ইয়াৰ পিছত আমাৰ প্ৰশ্ন কিতাপটো শেষ হ'ব। So when can we expect the implementation of the beautiful and amazing proposal of the complete waiving of girl students right from class 10 to university level, which come under state government jurisdiction? Well, Thank you. You vote the government into power, and you should expect the promise to be implemented. That's why it's being made. Thank you, sir. Sir, one of the major allegation of the Congress party in the state has been. One of the major allegation of the Congress party in the state has been non-disbursement of fund for the infrastructure project announced so far. A lot of projects have been announced. When the fund is going to be released and it will be visible on the ground? See, let's be clear. Whatever today the regime is different. There are no untied grants available with the central government. There is no surplus money lying that you can distribute, you can discriminate between one state or the other. There is a proper constitutional mechanism. Whatever projects have been given to Assam, each one of them will be funded with absolute honesty and clarity. The last penny of it will be given.